हेलो दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर CB यादव है। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हूँ। और आज दोस्तों मैं आपसे चर्चा करूँगा मेरा जो इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है। मैं डेली लगभग 8 से 10 विद्यार्थियों से रूबरू हो रहा हूँ। उनका मॉक होता है, उनसे 1-to-1 सत्र चल रहे हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो इंटरव्यू हो रहे हैं उनके बारे में, और जो मैंने महसूस किया है लगातार इनसे इंटरेक्शन के दौरान। अब तक लगभग 70-80 स्टूडेंट से पिछले 10 दिनों में जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है, जो उनके मॉक हुए हैं। और इससे जो लास्ट टाइम में जब पिछला जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी, उसमें भी लगभग 200-250 बच्चों से जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, उसमें जो मैंने महसूस किया बार बार कि कुछ चीज़ें हर विद्यार्थी के साथ आ रही है, जो बार बार वो गलतियां करते हैं। लगभग कुछ ऐसी चीज़ है जो हर स्टूडेंट के भीतर मैं देख रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं उन चीज़ों पर आपसे बात करूँ। और बात करने से ज़्यादा, क्योंकि कमियां बताना तो बड़ा आसान है, हम क्या कर सकते हैं, उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने कुछ कुछ चीज़ें जो मैं बताता भी रहता हूँ। 1-to-1 सेशन में तो मैं आपसे डिटेल से उनकी चीज़ें बतलाता ही रहता हूँ। लेकिन उनको दूर करने का मुझे लगा कि एक ओपन प्लेटफॉर्म पर मैं आपसे उनको कुछ मेरे एक्सपीरियंस जो मैं सोचता हूँ कि उन कमियों को जो हर कोई विद्यार्थी कर रहा है, उन्हें कैसे दूर किया जाए, तो उसके बारे में थोड़ा सा मेरे अनुभवों का और मेरी समझ को आपके साथ साझा करूं। तो जो मैंने महसूस किया, जो 5 बड़ी कमियां जो हर विद्यार्थी कर रहा है, लगभग लगभग मैक्सिमम विद्यार्थी, हर का मैं 100% तो नहीं करा, वो क्या है। जो पहली बड़ी कमी जो मैं उसमें गलतियां देख रहा हूँ, जो कमी देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ उसकी प्रेजेंस। जब स्टूडेंट आता है तो बड़ा ऐसा लगता है कि वो कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन जैसे ही किसी स्टूडेंट को मैं मॉक के लिए 1-to-1 में थोड़ा सा शुरू करता हूँ, तो विद्यार्थी को जैसे मैं मेरी आंखों से उसको ऑब्जर्व करने लगता हूँ, तो उसकी आंखों का जो आई कांटेक्ट है और उसकी जो भाषा शैली है, बॉडी लैंग्वेज है, वो बिल्कुल ही जैसे आई कांटेक्ट में तो मैंने मैक्सिमम देखा है कि कभी विद्यार्थी नीचे देखता है, कभी वो ऊपर सोचने लग जाता है, कभी ये। और ऐसा लगता है कि वो बात या तो अपने आप से कर रहा है। इंटरव्यू बेसिकली साक्षात्कारकर्ता आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, और वो आपको ऑब्जर्व तभी करेगा जब आप उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको ऑब्जर्व करने का मौका देंगे। लेकिन आई कांटेक्ट के मामले में मैं कॉन्फिडेंस ही नहीं देख रहा हूँ विद्यार्थियों के भीतर। बॉडी लैंग्वेज में मैं उनको देख रहा हूँ कि उनकी आवाज़ या तो बहुत नीचे होती है, या बहुत तेज़ तेज़ बोलने लग जाते हैं। हाथों का मूवमेंट या तो बिल्कुल नहीं होता, या फिर ऐसे होता है कि वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो अपीयरेंस एक बड़ी कमी। दूसरी जो बड़ी गलती देख रहा हूँ, वो मैं सिंपल एक चीज़ कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हो, बीएड क्यों हो, ये क्यों, अलग अलग प्रोफाइल होते हैं, और फिर आप इसमें क्यों आना चाहते हो, एक सवाल सभी से होता है। लेकिन जो जवाब स्टूडेंट दे रहे हैं, वो मुझे कहीं से नहीं लगता कि कोई एक भी स्टूडेंट संतुष्ट कर पा रहा हो कि मैं क्यों बनना चाह रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो फेक पर्सनैलिटी प्रस्तुत कर रहा हो। और आप देखिए, जो 60 साल जिन्होंने जीवन के देख चुके, 30-30 40-40 साल का जिनके पास अनुभव है, उनको आप एक फेक पर्सनैलिटी से क्या मैसेज देंगे। तो निश्चित तौर पर ये गलती बार बार स्टूडेंट कर रहा है। और मुझे ये भी समझ में आया कि स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन के भीतर जरूरत क्यों आ रहा है। वो लग रहा है कि वहाँ बोर्ड पे पढ़ाएगा, वहाँ वो टीचिंग करवा देगा, वो उसको टीचिंग पहला प्यार था, टीचिंग करवाना चाहता था। तो कौन नहीं जानता। तो ये चीज़ें उसकी दूसरी मुझे लगी। तीसरी चीज़, जो नॉलेज, जो इंटरव्यू का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मित्रों, मैंने ये महसूस किया है कि फैक्चुअल नॉलेज में वो फटाफट बता देता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव की तैयारी की है। लेकिन इंटरव्यू तो फैक्चुअल नॉलेज नहीं है। सवाल के भीतर दूसरा सवाल, सवाल के भीतर तीसरा। सामान्य तो होता क्या है साक्षात्कार में, अगर मैं कोई आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं पहले से एक सवाल डिसाइड करता हूँ माइंड में। लेकिन वो जो मेन सवाल जिस तक आना है, उसको आने से पहले 3 या 4 सवाल की बेसिक पृष्ठभूमि तैयार करूंगा मैं। और मेन सवाल तो चौथे नंबर पर आएगा, जो बिल्कुल प्योर एनालिटिकल पार्ट है। स्टूडेंट एनालिटिकल पार्ट पे ऐसा धराशायी होता है कि वो, उसे लगता है कि पता नहीं कौन सी तैयारी हो गई है। तो उसकी, विद्यार्थी की मैंने देखी है कि उसकी विश्लेषण क्षमता
उनकी इंटरडिसिप्लिन अप्रोच बहुत पुअर है। ये तीसरी मैंने मेजर कमी मैं देखता हूँ जो बार बार गलती कर रहे हैं। चौथी वो है पीएचडी। अगर कोई विद्यार्थी पीएचडी में रजिस्टर्ड है या पीएचडी कर लिया है या पीएचडी क्यों नहीं किया, लेकिन जो विद्यार्थी पीएचडी कर चुके हैं या पीएचडी में रजिस्टर्ड है, मैंने देखा है, ये जो मैं महसूस किया मेरे एक्सपीरियंस में, कि उनको ऐसा लगता है कि उनके टॉपिक के अलावा कहीं भी आप पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ या फिजिक्स या केमिस्ट्री सब्जेक्ट से बात कर लो, लेकिन पीएचडी के टॉपिक पे बात मत करो। अब ये प्रॉब्लम निश्चित तौर पर ही है कि पीएचडी को जिस तरह से करना चाहिए वैसा नहीं करके, अब चूंकि जिसका पीएचडी है उसका एरिया ऑफ इंटरव्यू पीएचडी होगा, और अगर वो इर्द गिर्द जाना चाहेगा तो निश्चित तौर पर ये बहुत बहुत नेगेटिव होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के भीतर। तो जो रिसर्च का एरिया है उस पर बहुत पुअर परफॉर्मेंस। आप सोचिएगा कि अगर एक विद्यार्थी से मैं ये पूछता हूँ कि आपकी पीएचडी की हाइपोथेसिस क्या है, और वो अपनी हाइपोथेसिस नहीं बता पाता है, तो ये तो बड़ा मेजर फॉल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपसे इंटरव्यू लेने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद में बहुत क्लियर कट आप आउट हो। तो ये एक चौथी मेजर मैंने कमी देखी है। और पांचवी चीज जो मैं बोर्ड टीचिंग में देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि बोर्ड टीचिंग में जो सबसे मेजर मैंने देखा वो ये है कि विद्यार्थी बोर्ड को पढ़ा रहा होता है, बोर्ड और उसका इंटरव्यू, या तो वो सामने बोलता है, बोर्ड और उसका जो सामने का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन मिसिंग है। ये 5 बड़ी मिस्टेक्स मैंने विद्यार्थियों के बीच में देखा हूँ, और मैं आज इसी के बारे में कि आखिर ये जो सभी ये गलतियाँ कर रहे हैं तो आखिर इन्हें दूर कैसे करें। तो मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए। हम एक एक को लेते हैं मित्रों। जो पहली मेजर कमी जो थी वो कमी मैंने आपको बताई अपीयरेंस की। आप देखिएगा, फेक पर्सनालिटी अगर आप पेश करोगे तो उसके बाद में इंटरव्यू में कुछ बचता नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि 100% आप बिल्कुल ईमानदारी से ही सब कुछ रख दीजिए, लेकिन उसको अंदर झांकने दीजिए। अगर साक्षात्कार में मेरा अपना मानना है, जो मैंने महसूस किया, एक चीज जिसका सबसे बड़ा रोल है वो आपके शब्दों से भी ज्यादा वो है आपका आई कांटेक्ट का। एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट मित्रों इंटरव्यू का प्रभाव अलग ही जमा देता है। ये जो आई कांटेक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप साक्षात्कारकर्ता के आंखों में आंखें डाल के बात करना, और साथ साथ में जो दूसरे 2 और लोग हैं, क्योंकि मुख्यतः असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में 3 लोग, या अब चूंकि मेरे पास बिहार से भी लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश का भी अभी इंटरव्यू चल रहा है, वो भी लोग आ रहे हैं, उनका थोड़ा सा मेथड अलग है। तो जो अन्य लोगों को भी साथ लेना, लेकिन एक आई कांटेक्ट मतलब उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात करने की जो साहस है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे डेवलप हो? मेरा ये मानना है 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है उसके भीतर, 2 नहीं 3 चीज़ें ज़रूरी है। नंबर 1, ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि आंखों में आंखें डाल के बात हम तभी कर सकते हैं जब हम ईमानदार रहेंगे। आपके भीतर अगर बायोडेटा में या और किसी तरह की चीज़ की कोई कमी है, कोई हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आप बीए में 3rd डिवीजन आ गए, है वो है, आप सामने हो, आज आप इंटरव्यू देने के लिए आए हो क्योंकि आप योग्य हो। तो पहला है सच को प्रस्तुत करना का अभ्यास जो है वो होना चाहिए, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो होता है प्रैक्टिस। मुझे लगता है प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई कांटेक्ट में कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस में प्रैक्टिस, ये हमारी हैबिट डेवलप हो गई। सर 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 बोलना, नीचे झुक के बात करना। एक प्रोफेसर के तौर पे, एक लेक्चरर के तौर पे जब आप क्लास के भीतर जाते हो, तो क्लास के भीतर अगर टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होती है? आई कांटेक्ट। बच्चों को अगर मैं आई कांटेक्ट नहीं करूँगा, इवन आप अभी सोशल मीडिया पे, अभी यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो, अगर यूट्यूब पे भी मैं आई कांटेक्ट नहीं करूंगा तो आप पे प्रभाव नहीं जमेगा। तो क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितना स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट है स्टूडेंट से, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। और आप साक्षात्कार में आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो क्या? कॉन्फिडेंस मतलब प्रैक्टिस। दूसरी प्रैक्टिस कि आप अब आने वाले समय में आपके पास 15 दिन है, 20 दिन है, महीना भर है, आप किसी से भी बात करें तो आप एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट के साथ बात करें। और स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट के साथ बात करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने शब्दों को कम कीजिए।
क्योंकि ज़्यादा बोलना ये स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ज़्यादा बोलने से क्या होगा कि आप बोल रहे हो तो धीरे धीरे क्या आपके शब्दों में वजन कम हो जाएगा। तो कम शब्द बोलिए, लेकिन आप किसी से भी बात रखें तो पूरे तथ्य और उसके साथ में बात रखें, और ये प्रैक्टिस में लेके आइए मित्रों, जिससे कि आपका आई कांटेक्ट की एक अच्छी प्रैक्टिस हो। किसी से भी बात करते हो तो एक बेहतर आई कांटेक्ट के साथ में आप बात करते हो। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो है कॉन्फिडेंस। आपका सब्जेक्ट पे और उस विषय वस्तु पे पहले से आंसर की प्रैक्टिस हो और तैयारी हो। जैसे आप किसी अलग अलग टॉपिक के बारे में आप इंटरव्यू का अपना एक एरिया चुनते हो, जैसे आप एक टॉपिक इंटरव्यू आप जहाँ चाहते हो वहाँ इंटरव्यू होता है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी पूछ लेते हैं। तो कुछ चीज़ों की आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इतना ज़्यादा उसके भीतर कॉन्फिडेंस लेके आओ कि आपको कुछ भी पूछ ले, और गलत होता है तो सॉरी, मतलब गलत होता है तो सॉरी कर दीजिए। कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे सर जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सर मुझे काफ़ी लंबा टाइम हो गया लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है, तो ये कोई गुनाह नहीं कर रहे हो। ऐसी चीज़ कर सकते हो आप एक स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया, तो पहला क्या था, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे मैंने आपको सजेशंस दिए कि आपको क्या करना है। तीन चीज़ें आपको करनी है। एक, आपको और ईमानदार रहना है। दूसरा, आपको प्रैक्टिस करनी है। तीसरा, अपने सब्जेक्ट का और अपने बायोडेटा का नॉलेज बढ़ाना है, सब्जेक्ट का नॉलेज बढ़ाना है, और आपको कुछ क्षेत्रों पर एक्सपर्टाइजेशन हासिल करनी है। ये तो एक बात हुई। और दूसरी चीज़ जो कमी थी वो कमी है आपकी जो दूसरा पार्ट था वो मैंने आपको बताया था। पहला तो प्रेजेंस की बताया था, दूसरा पार्ट था कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हो। ये एक पार्ट आता है कि आप क्यों बनना चाहते हो। इसका जवाब जनरली विद्यार्थी ये देते हैं, और मोस्टली तो पहले बीएड करके आते हैं। तो बीएड के हुए, सर मेरा तो पढ़ाना एक उद्देश्य था, मैं तो पढ़ाने का मेरा एक शौक था, मैं तो टीचर ही बनना चाहता था। ना 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 ना, बहुत क्लियर रखिए, टीचर बनना और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ये दो अलग अलग चीज़ है मित्रों, बिल्कुल इसे इसे क्लियर करो। टीचर में जो स्कूल एजुकेशन में जो टीचर होता है उसके दो प्रमुख काम होते हैं। नंबर एक, पहला काम होता है कि वो अध्यापन करवाएं, साथ साथ में बच्चों का व्यक्तित्व विकास भी करें। लेकिन हायर एजुकेशन के भीतर केवल अध्यापन ही नहीं करवाया जाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा खुद का लर्निंग और रिसर्च, दो चीज़ होती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हो, उसमें अध्यापन आपकी हॉबी है या आप ये बनना चाहते थे, ये नहीं। इसमें दो पॉइंटों को आपको बहुत क्लियर रखना है। सर मैं इस सब्जेक्ट के प्रति गहरा प्यार है और मैं इस सब्जेक्ट को और ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ, मैं इस सब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा अध्ययन करना चाहता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। दूसरा, सर इस सब्जेक्ट में कुछ नए एरियाज पे मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, या मेरी रिसर्च में रुचि है, मैंने ये रिसर्च किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और रिसर्च के फील्ड में मैं इसमें आगे बढ़ूँ। तो ये भी मेरा है कि सब्जेक्ट के विकास के संदर्भ में मेरा एक रिसर्च एप्टीट्यूड भी है। दो पॉइंटों पर अगर आपका आंसर होगा तो निश्चित तौर पर ही आप एक सही जगह टिक करोगे, अदरवाइज आपका जो आंसर होगा वो बहुत कमज़ोर होगा, कामचलाऊ होगा। कभी भी क्यों बनना चाहते हैं उसमें इमोशनल पक्ष को मत लाइए। कई स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि सर आप जो है ये परिस्थितियां हो गई थी इसलिए मैं नहीं कर पाया। नहीं, सिंपल आपको एक चीज़ को बहुत स्ट्रांगली आपको बोलना है, सर मेरा इस सब्जेक्ट पे एक रुचि बनी, मेरा इस सब्जेक्ट से गहरा प्रेम बना, मेरे इस सब्जेक्ट के पढ़ने में इतना ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हुआ कि मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट को मुझे और पढ़ना चाहिए और इसमें मुझे और डूबता चला गया। सर मेरी यही एक योग्यता है कि मैं ये कह सकता हूँ कि सर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर में चुना जाना चाहिए। जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो सब्जेक्ट को जानने का जिज्ञासु होना। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया था, वो बताया था कमी, कि विद्यार्थी की जो सबसे मेजर तीसरा जो कमी है मैं देख रहा हूँ वो है विषय का विश्लेषणात्मक क्षमता बिल्कुल पुअर है, उसकी इंटरडिसिप्लिन अप्रोच बहुत पुअर है। देखिए विद्यार्थियों, आपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ज़्यादातर विद्यार्थी जो ऑब्जेक्टिव टाइप से जो पास करके आते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में, उनकी स्क्रीनिंग ने अब तो उनके मार्क्स भी जोड़ते हैं, सॉरी, तो जो उनकी प्रैक्टिस पूरी ही इस सब्जेक्ट को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण हो जाता है। और यूनिवर्सिटी और कॉलेज हायर एजुकेशन में ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण तो काम नहीं देता, और इंटरव्यू में तो बिल्कुल नहीं देता। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अब जो टॉपिक जिसका इंटरव्यू का एरिया चुन रहे हो
उनमें जो नॉलेज बेसिक बेसिक है उस पर मत जाइए, उसके एंडिंग पार्ट पे जाइए और सोचिए इसकी क्या प्रासंगिकता है, अगर ये ऐसा नहीं होता तो ऐसा कैसे होता, इसका पक्ष क्या है, इसका विपक्ष क्या है। तो एक टॉपिक पे आप क्या करें, एक इंटरव्यू क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए भारत की विदेश नीति आपका एक एरिया है, उस पर 10 क्वेश्चन ऐसे तैयार करो कि ये क्वेश्चन पूछ ले, ये क्वेश्चन पूछ ले, फिर उनकी प्रैक्टिस करो। ना कि आप जाके बड़े बड़े नोट्स और किताबें पढ़ो, क्योंकि उनके पढ़ने से आप अपना नॉलेज डिलीवर वहां नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस को तैयार करना है अलग अलग टॉपिक पे, और उन टॉपिक पे आप अपने आंसर दो, एक बार दो, दूसरी बार दो, ऐसा नहीं हो तो क्या। और ये जो आप प्रैक्टिस है वो केवल टेबल पे नहीं, आप वॉकिंग कर रहे हैं तब इस प्रैक्टिस को लाओ कि आप एक टॉपिक पे बोल रहे हैं, फिर आपने से सवाल कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं। तो जब आप एक टॉपिक पढ़ लेते हो तो आपका काम खत्म नहीं होता, वहां से काम इंटरव्यू में शुरू होता है। और आप संवाद करना शुरू करो खुद से कि इससे ऐसा हो, इससे ऐसा हो। तो एक टॉपिक जैसे आपने मान लीजिए कि 2 घंटे में एक टॉपिक तैयार किया, तो मेरा यह सजेशन है कि अब 1 घंटे आप खुद से बात करो, या बोर्ड पे एक बोर्ड लेके आ जाइए और 1 घंटे तक उसकी टीचिंग कराओ कभी। तो जिन टॉपिकों पर आपका बोलने की प्रैक्टिस होगी, आप तरह तरह से आप क्वेश्चंस के आंसर देने की प्रैक्टिस होगी, ऐसे एक सब्जेक्ट में अगर आप 5 एरिया तैयार कर लोगे ना, तो आप उस सब्जेक्ट में लगभग हर क्वेश्चन का उस तरह से आंसर देना शुरू कर देंगे। क्योंकि साक्षात्कार में जो एक इंटरव्यू लेता है उसका पहला, दूसरा, तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चौथा सवाल आएगा, पांचवा सवाल आएगा, छठा सवाल आएगा, वो महत्वपूर्ण है, जहां आप फंसने वाले हो। तो उनकी प्रैक्टिस, उनका आंसर तभी दिया जाएगा कि आप खुद उनके उस लेवल पे सोचना शुरू करो। तो जो अभी तक आपने तैयारी ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से की थी उसको बिल्कुल रोक दो वहीं पे, और अब एनालिटिकल और बोलने वाली दृष्टिकोण से उन पे अपने अभ्यास करो, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दो। बार बार उसे कहो कि इस पे मुझे कैसे करना है। और कभी भी किसी चीज को जैसे सोचना नहीं होता है, आप ध्यान रखिए, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बोलने वाली आवाज को ज्यादा सुनता है। इसलिए आप जो अपना अभ्यास करें, तो अभ्यास करते समय आप बोल करके उनका आंसर देने का अभ्यास करें, ताकि आपकी एक टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आप इंटरव्यूअर के सामने आपका प्रस्तुतिकरण बढ़े। तो ये तीसरी चीज थी। चौथा एरिया था मैंने रिसर्च, जो मेजर कमी मैंने आपको बताया, उसे कैसे इंप्रूव करें। देखिए मित्रों, बहुत क्लियरली इस लाइन को लिख लीजिए। अगर आप पीएचडी कर चुके हो और या पीएचडी में एनरोल्ड हो, और अगर पीएचडी में एनरोल्ड नहीं हो और आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर आप पीएचडी करोगे तो कौन सा एरिया चुनोगे, ये 3 बातें हैं। लेकिन जो पीएचडी कर चुके हैं या पीएचडी में एनरोल है, मान के चलिएगा आपका इंटरव्यू का एरिया, आपका पीएचडी का टॉपिक पहली प्राथमिकता होगी। अगर आप उसमें नहीं बता पा रहे हो तो इंटरव्यू को चलाने के लिए फिर ठीक है कुछ सवाल दूसरे होंगे, और आप बाहर निकल करके कहोगे कि हाँ मेरे से इतने सवाल पूछे, मैंने इतने सही जवाब दिए, ना ना। आपको जो आपका पीएचडी है, आपने वाइवा के समय भी अगर नहीं पढ़ा हो, अगर आप पीएचडी कर रहे हो और अगर आप ऐसे ही उसको काम चलाओ तरीके से साल 2 साल निकाल दिया, नहीं। आपको पहले तो आपकी सिनॉप्सिस को अच्छे से देखो, कुछ चीजें बहुत गहराई से देखना, उसमें ज्यादा नहीं लेकिन बारीकी सी चीजें देखनी है। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव, आपने टॉपिक क्यों लिया, आपकी ये हाइपोथेसिस है, ठीक है। ये 3 चीजें हुई। इन हाइपोथेसिस में फिर लास्ट चैप्टर में चले जाओ, आपकी फाइंडिंग्स क्या रही, और जो हाइपोथेसिस आपने ली उनमें से कौन सी प्रूव हुई और कौन सी रिजेक्ट हुई। और आपके पीएचडी में पहले जो आपकी धारणा थी, जो हाइपोथेसिस बनाते समय, आपकी पीएचडी के बाद में उस धारणा में कितना बड़ा बदलाव आया, ये तो चीजें जाननी ही जाननी है। अगर आप इसमें एक्सक्यूज हो, अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाते हो, तो मान के चलिए कि फिर उसके बाद में कुछ नहीं रहता है। तो ये चीज तो जानना ही है। फिर लिटरेचर रिव्यू में कम से कम 5 अच्छी पुस्तकें, 5 अच्छे जर्नल्स, ये कम से कम जानना हो। ऐसा नहीं हो कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करके इधर उधर से पीएचडी कर ली। ऐसा स्टूडेंट अगर आप प्रूव हो गए तो फिर कुछ बचेगा नहीं। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि कैसे पीएचडी की है अपना एक विषय, या कैसे पीएचडी कर रहे हो, लेकिन इंटरव्यू के भीतर आप एक अच्छे स्कॉलर के तौर पर प्रस्तुत होना जरूरी है। ये हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए मेरा ये मानना है, मेरा अनुभव है कि बेहद ज़रूरी चीज़ है।
फिर टेक्निक्स, जो आपने कौन कौन सा सैंपल सर्वे इतना ही क्यों लिया, ये सैंपल सर्वे चुनने के पीछे क्या उद्देश्य था, और फिर कौन से आपने उसमें जो है इंस्ट्रूमेंट्स जो आप लगा रहे हो वो फिर सेकेंडरी है, लेकिन कम से कम इतनी चीज़ें आप ज़रूर अपनी पीएचडी के भीतर देखो जो मैंने आपको बातें बताई। और लास्ट टीचिंग, टीचिंग में मैंने जो आपको बताया वो था ये कनेक्शन, और ये इसमें दो चीज़ें आप करो। जो अच्छे टीचर है, कोई भी अच्छा टीचर आपको लगता है, जो अच्छे टीचर्स के कुछ को आप देखो कि वो कैसे पढ़ाते हैं, नहीं है, उनको आप देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आज हम बात करेंगे साक्षात्कार पर। तो साक्षात्कार पर मित्रों हम बात कर रहे हैं, नहीं है, ये हम बात की ये विषय वस्तु होगी, यहाँ देखा। फिर मैं 2 मिनट 30 सेकंड के लिए बात करूंगा, फिर मैं वापस बोर्ड पे जाऊंगा। ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और इसके लिए मेरा सुझाव है कि कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स जो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो गए, अगर आप ऐसा बना लेते हैं और ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो इसका ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होगा। या कहीं और प्रैक्टिस का मौका मिलता है तो प्रैक्टिस करो, लेकिन आप प्रैक्टिस करो। इसमें मेरा एक सुझाव और भी है, पूरे सब विषय में आप में 5 टॉपिक चुनो, शुरू में 3 टॉपिक चुनो, पहले एक टॉपिक पे डीपली स्टडी करो, और 3-4 मिनट के लिए आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कम से कम आधा से 1 घंटे तक उस पर आप लेक्चर दो। फिर उसी टॉपिक को दोबारा पढ़ाओ, फिर उसी टॉपिक को तीसरी बार पढ़ाओ, फिर उसी टॉपिक को चौथी बार, 5वीं बार, अलग अलग मत जाओ। 5 बार की प्रैक्टिस के बाद में आपको लगेगा कि उस टॉपिक पे आपका एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो धीरे, क्योंकि एक ही टॉपिक पे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्किल निखरेगी, और उसके बाद में फिर अन्य टॉपिक पे आओ। तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी बेहतरीन स्किल होगी। मैं लास्ट में यही कहूँगा मित्रों, इंटरव्यू को सीरियसली लीजिए। अगर इसे नॉर्मली केवल इतना ले लिया ना कि हाँ बस बोल के आना है, तो वैसा ही रिजल्ट आएगा, लेकिन ये हर पॉइंट एक प्रैक्टिस की मांग करता है, एक अभ्यास की मांग करता है। और हम जो हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें सारी चीज़ें हैं। हमारा इंटरव्यू का प्रोग्राम चल रहा है, रोज़ अभी 1-to-1 सेशन चल रहा है। आप भी अगर इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो ये जो CB कैंपस, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लो। CB कैंपस ऐप को डाउनलोड करेंगे और इस ऐप को डाउनलोड करके इसके स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक कोर्स मिलेगा। उस कोर्स को केवल और केवल आपका और हमारा संपर्क, वहाँ 10-15-20 वीडियो भी है उसमें, आप वो वीडियो देख लीजिए, तो वो कर लेंगे और उसके बाद में आप एनरोल हो जाएंगे। तो हमारी टीम आपसे तुरंत ही डे बाय डे या दूसरे दिन संपर्क कर लेगी, और फिर उसमें 5 गतिविधियां हम लोग करवा रहे हैं। जो पहली गतिविधि है वो गतिविधि है 1-to-1 सेशन। 1-to-1 जो सेशन है हमारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेशन मैं मानता हूँ कि अब मुझे इसका है कि सबसे इम्पोर्टेंट सेशन मैं मानता हूँ कि एक विद्यार्थी से मैं खुद आधा घंटा से 1 घंटा बैठ के बात करता हूँ। ऑनलाइन भी कर लेता हूँ, दूर होते हैं, जो जयपुर है, जेनिथ इंस्टीट्यूट है लालकोटी, वहाँ ऑफलाइन भी हमारी टीम बता देगी सारा। तो ये 1-to-1 सेशन में आपका सारा बायोडाटा से लेके चीज़ें और प्रारंभिक मॉक सब हो जाता है। दूसरा फिर होता है बोर्ड टीचिंग। बोर्ड टीचिंग पे जो है, जो बोर्ड टीचिंग है, बोर्ड टीचिंग पे हम जो काम करते हैं वो ग्रुप में करते हैं, वो फिर अब जस्ट शुरू हो जाएगा। फिर आपका एक तीसरे स्तर पर जब ये 2 क्रियाएं पूरी हो जाती है तो फिर हम ओरिएंटेशन करेंगे। ओरिएंटेशन में जो एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे, उन एक्सपीरियंस्ड लोगों से आपका रूबरू होना, जो RPSC के मेंबर, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, प्रोफेसर, उन कुछ लोगों से 2 से 3 दिन का हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखेंगे। चौथा फिर होगा एक्सपर्ट्स के साथ में आपका सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ में आपसे संवाद रखेंगे। और फिर 5वां है वो एक मॉक इंटरव्यू रखेंगे। तो ये 5 एक्टिविटीज़ होगी, अलग अलग टाइम पे होगी, लेकिन 3 एक्टिविटीज़ लास्ट की हम जिनका इंटरव्यू जल्दी हो रहा है उनको एक साथ क्लोज करने की कोशिश करेंगे कि 2 या 3 दिन अगर वो जयपुर आ जाएंगे तो एक साथ करवा देंगे। उसकी डेट भी हमारी टीम बता देगी आपको। मित्रों मेरे से, चूंकि ये टीम का काम होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी होंगे, लेकिन मेरे से चूंकि ये बहुत सारे विद्यार्थियों को बाद में टीम को कहते हैं, तो आप मेरे से अगर संवाद करते हो तो फ़ोन नहीं करना, मेरे नंबर देता हूँ, और अभी तक विद्यार्थी उस पर खरे भी उतरे हैं। ये मेरे मोबाइल नंबर है, नहीं है, इन मोबाइल नंबरों पर आपको क्या करना है, सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज करना है, या
आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप कर देंगे, लेकिन व्हाट्सअप बहुत कम, कई बार बहुत पीछे चले जाते हैं, तो फिर मैं आपको उस पर रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपको बात करनी है तो मैं आपको बता दूंगा भाई आप किस समय आप बात कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 9887898181 नहीं है, ये मोबाइल नंबर है। इन मोबाइल नंबर पर आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, तो फिर मैं आपसे बात कर लूँगा। आइए हम मिलते हैं जल्दी। आपकी इंटरव्यू की तैयारी में जितनी मदद हो सकेगी हमसे, वो हम कोशिश करें, पूरी टीम कोशिश करें। आज की इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे से संवाद करने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास आ रहे हैं, उनके लिए, सबके लिए थैंक यू, शुक्रिया।